नमस्कार बच्चों, आज अपन बीएससी सेकेंड ईयर की अपन पैरामीटर पढ़ रहे थे। उसके आगे अब पैरामीटर में अपने को एक दूसरे में रिलेशन पढ़ना है। तो देखो पैरामीटर में एक दूसरे में रिलेशन पढ़ने के लिए अपन थोड़ी सी डिटेल लिख लेते हैं उनके बारे में। भाई अपन ने पढ़ा क्या क्या था। तो देखो अपन ने सबसे पहले देखो जेड पैरामीटर पढ़ा, फिर वाई पैरामीटर पढ़ा और फिर एच पैरामीटर पढ़ा। तो देखो आपने क्या कहा था कि इसमें स्वतंत्र राशि कौन सी है, इसमें स्वतंत्र राशि कौन सी है, I1 और I2 है। इसमें स्वतंत्र राशि कौन सी है, जब वाई पैरामीटर के अंदर V1 और V2, जबकि एच पैरामीटर में आपके पास क्या है, I1 और V2 है। तो देखो अपन को यहाँ पे क्या कहना है, अब इसके बाद में आपने यहाँ पे निकाला होगा क्या, जेड पैरामीटर की इक्वेशन निकाली होगी। आपने यहाँ पे इक्वेशन क्या निकाली थी, V1 इक्वल टू आपने क्या निकाला था, Z11 I1 Z12 I2। ठीक है, एक तो ये निकाली होगी और सेकंड निकाली होगी क्या आपने, Z21 I1 Z22 I2। ये तो इसकी इक्वेशन निकाली होगी। सेकंड यहाँ पे आपने निकाला होगा I1 इक्वल टू Y11 V1 Y12 V2 और I2 की वैल्यू आपने क्या निकाली होगी, यहाँ पे I2 की आपने वैल्यू क्या निकाली थी, यहाँ पे Y21 V1 Y22 V2। ठीक है, ये निकाली हुई थी। अब बात करते हैं फिर इसकी। तो यहाँ पे देखो आपने I2 की वैल्यू निकाली थी क्या, H11 I1 H12 V2। V1 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, यहाँ पे H21 I1 H22 और V2। ये आपने यहाँ पे पढ़ा था। फिर आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था। क्या लिखा था, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था। तो देखो यहाँ पे पढ़ने के बाद में अपन अब आगे चलते हैं। इसमें पहला टॉपिक क्या लिखेंगे, जेड प्राचल और वाई प्राचल का आपस में संबंध, यानी जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर में संबंध, या फिर एक दूसरे में आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इसमें आप चेंजेज कैसे करते हो। यानी कि आपको जेड पैरामीटर लेके चलना है और उसको आपको वाई में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करते हो, तो वो अपने को सबसे पहले पढ़ना है। तो देखो अपना पहला टॉपिक आज का क्या है, देखो ये तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम की चीज है, डायरेक्ट याद रख लेना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो आगे, अब देखो अपना पहला टॉपिक क्या है इसमें, आज का पहला टॉपिक जेड प्राचल तथा वाई प्राचल में संबंध ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे हम जानते हैं कि जेड प्राचल में I1 I2 स्वतंत्र चर होते हैं तथा वाई प्राचल में V1 V2 स्वतंत्र चर होते हैं। ये
अपन जानते हैं, इसलिए जेड प्राचल से क्या जानते हो आप? जेड प्राचल I1 I2 क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यानी आपके पास इक्वेशन क्या है? V1 इक्वल टू Z11 I1 Z12 I2। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन देते हैं इसको 1 और V2 इक्वल टू आपने क्या जानते हो? Z21 I1 और Z22 I2। समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। अब यहां से देखो, समीकरण 1 व 2 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या कर रहे हो आप? इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हो। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते रहे आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो मैट्रिक्स फॉर्म का देखो, सबसे पहले तो साइन क्या होता है यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म का? देखो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म का साइन V1 और V2। तो यहाँ पे देखो आप लिखोगे तो देखो Z11 ऐसा कैसा आ जाएगा? Z12 Z21 और Z22 ये हो गया। और यहाँ पे क्या करोगे? इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या रहा? I1 I2, तो ये I1 और I2, ठीक है। ये हो गया आपके पास इक्वेशन 3। क्या हो गया? इक्वेशन 3। अब देखो इसको क्या कहते हैं अपन? डेल्टा जेड। इस वाली को क्या कहते हैं? डेल्टा जेड। तो जहां डेल्टा जेड इक्वल टू Z11 Z12 Z21 और Z22, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? डेल्टा जेड हो गया। डेल्टा जेड हो गया तो इसको दे दो इक्वेशन 4। आगे चलते हैं, देखो इसको क्या कहते हैं? डेल्टा जेड। और अपन ने देखो एक क्लास में पढ़ा था कि डेल्टा वन कैसे निकालते हैं? क्या निकालते हैं? डेल्टा, यहाँ लिखो V9 डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा आर क्या होता है भाई? डेल्टा आर या फिर डेल्टा आर क्या निकलता है? I1 की वैल्यू निकालते हो, यहाँ पे IR की वैल्यू आप निकालते हो, तो ये क्या होता है? डेल्टा आर कौन है? डेल्टा जेड। डेल्टा आर कौन है? डेल्टा जेड। तो देखो इस वाले फॉर्म इसको इक्वेशन दे दो क्या? समीकरण 5 में, समीकरण 5। तो यहां से देखो समीकरण 5 में R इक्वल टू जहां R इक्वल टू 1 2 3 चलता रहेगा, ठीक है। तो I1 क्या होगा? R इक्वल टू अगर आप 1 रखोगे तो I1 की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा 1 डेल्टा जेड, डेल्टा 1 डेल्टा जेड। तो देखो इसको दे दो इक्वेशन 6। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? डेल्टा 1। तो देखो अपन ने पीछे वाली क्लास में क्या पढ़ा था? जब भी आपको क्या निकाल रहे हो? डेल्टा 1 की निकालनी हो तो जो भी ये आपके पास डेल्टा जेड होती है उसको V मैट्रिक्स से यानी वोल्टा से देखो आपको क्या निकालना है? डेल 1 निकालना है। तो पहले इस टर्म को वोल्टा की जो सीरीज है या फिर जो आपके पास सारणी है उससे रिप्लेस कर दो। यानी डेल 1 की आप वैल्यू निकालोगे, डेल 1 की आप वैल्यू निकालोगे तो इसमें क्या करोगे? जो भी आपके पास जो प्रथम स्तंभ है उसको आप इससे वोल्टा से रिप्लेस करोगे। तो यहाँ क्या करोगे आप? V1 और V2 क्या करोगे? V1 और V2 और जैसा सेकंड स्तंभ होगा वैसा कौन सा आएगा? Z12 और Z22, ठीक है। तो
इसको अगर ओपन करें अपन, इसको ओपन करें तो क्या हो जाएगा Z22 V1 माइनस Z12 V2। ठीक है, यानी कि देखो Z1 की वैल्यू क्या आई, इसी प्रकार इसको दे दो समीकरण 6-7, इसी प्रकार डेल 2 क्या हो जाएगा, डेल 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये तो ऐसा ऐसा का ऐसा रहेगा Z11 Z21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा V1 और V2। ठीक है, अब आप इसको ओपन करोगे, ओपन करो इसको तो डेल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखो ऐसा होता है। ठीक है, यानी मापांक आता है इसका 2, इसको आप डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास Z11 V2 माइनस Z21 और V1। ठीक है, ये हो गया आपके पास डेल 2, तो ये हो गया समीकरण 8। क्या हो गया समीकरण 8। आगे चलते हैं, देखो डेल 1 और डेल 2 की वैल्यू आ गई, तो अपन यहाँ से देखो समीकरण इस वाली वैल्यू को और डेल z की वैल्यू आपके पास है ये वाली वैल्यू, डेल z की वैल्यू जैसी भी जो है उसको वैसा का वैसा रहने देना, तो डेल z वैसा का वैसा हो जाएगा। तो देखो समीकरण 7 का मान किसमें रखोगे, इसके अंदर, तो लिखो समीकरण 6 में 7 से क्या होगा I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ऊपर क्या रखोगे यहाँ पे Z22 I1 माइनस यहाँ पे क्या करोगे Z12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास V2 अपॉन डेल्टा Z, डेल्टा Z यहाँ V1 है। ठीक है, तो देखो ये V1 है, ये V2 है, तो यहाँ से देखो अगर इसको कैलकुलेट करना चाहिए तो I1 इक्वल टू क्या होगा Z22 अपॉन डेल्टा Z और V1 माइनस Z12 डेल्टा Z और V2। समीकरण कितनी हो जाएगी 9। इसी प्रकार I2 का मान क्या हो जाएगा डेल्टा 2, ये रहा डेल्टा 2 आपके पास क्या हो जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल Z। ठीक है, डेल्टा 2 अपॉन डेल Z, तो यहाँ पे डेल्टा 2 की वैल्यू रखोगे आप, तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है ये आपके पास Z11 और भाग दे देना हाथ तो डेल्टा Z का भाग दे दो इसमें डेल्टा Z और मल्टीप्लाई में क्या है V2, क्या है V2 माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z और V1। ठीक है, यानी ये I2 की वैल्यू और ये I1 की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण 10, क्या हो जाएगा समीकरण 10। दोबारा देखो एक बार, तो देखो अपन ने क्या माना Z पैरामीटर और Y पैरामीटर में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो सबसे पहले कि हम जानते हैं कि Z पैरामीटर में I1 I2 स्वतंत्र चर होते हैं, जबकि Y पैरामीटर में V1 V2 स्वतंत्र चर होते हैं। तो अपन ने इसलिए Z प्राचल से, तो Z प्राचल में अपन ने ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी, यानी V1 किसका Z1 I1 I2 का फंक्शन होगा तो और V2 किसका होगा I1 I2 का। तो अपन ने ये वाला निकाल, इसको अपन ने फिर किसमें लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अपन ने क्या होगा ये क्या होता है डेल्टा Z, तो अपन ने इसको क्या कहा ये डेल्टा Z होता है, डेल्टा Z इक्वल टू आपने क्या लिखा Z11 Z12 Z21 और Z22
तो ये आपके पास क्या होगा, डेल्टा जेड हो गया। तो अब देखो आपको आपने क्या पढ़ा था पीछे, आई आर की वैल्यू निकालनी है। आई आर का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, डेल्टा आर इक्वल डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड आपने पढ़ा था, तो आर इक्वल टू कहां से होगा, 1 से चलता रहेगा। तो अपन ने कहा आर इक्वल टू 1 होगा, तो आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल 1 अपॉन डेल जेड। तो देखो v1 की वैल्यू आप रखोगे, इसके रखोगे v1 की वैल्यू रखोगे यहाँ पे। तो देखो v1 आपके पास ये हो गया डेल 1 की वैल्यू। तो डेल 1 की वैल्यू होती है जो आपके पास जेड डेल्टा जेड होता है, उसके पहले डेल 1 निकालना है। तो पहले स्टर्म को v मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दो, यानी e मैट्रिक्स या v मैट्रिक्स जो भी है उससे रिप्लेस कर दो। तो आपने क्या किया, डेल 1 इक्वल टू ये वाली वैल्यू रखी और इसको सोल्व किया। तो ये डेल 1 की वैल्यू है, इसी प्रकार आपने डेल 2 की वैल्यू निकाली। तो डेल 1 की वैल्यू को समीकरण 6 में रखा, तो आपके पास i1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार i2 की वैल्यू आपने निकाली है। तो देखो i1 और i2 की वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आपके क्या दो समीकरण है, क्या है, दो समीकरण है, जबकि आप जानते क्या हो। अब आगे देखो, जबकि वायु प्राचल से, तो वायु प्राचल में आपने क्या पढ़ा था, I1 किसके बराबर था, I1 किसके बराबर था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने लिखा था y पैरामीटर, तो y11 v1 y12 और v2। तो समीकरण ये हो जाएगी कौन सी, 11। और इसी प्रकार आपने I2 की भी फॉर्म लिखी थी, तो यहाँ पे क्या लिखा था, y21 v1 और y22 और ये हो जाएगा v2, समीकरण 12। देखो I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे भी है और I1 और I2 की वैल्यू हमने यहाँ भी निकाली है। तो देखो अपने को इससे इसमें रिलेशन निकालना है। तो देखो रिलेशन निकालोगे, दोनों देखो समीकरण, देखो इसकी तो तुलना 11 की तुलना किससे करोगे, 9 से, और इसकी तुलना किससे करोगे, 10 से। तो नीचे लिखो समीकरण 9 तथा 11 और समीकरण 10 तथा 12 की तुलना करने पर तुलना करोगे आप। देखो यहाँ पे y11 है, ये v1 है, देखो यहाँ पे भी v1 है, यहाँ पे भी v1 है, तो जो भी ये कांस्टेंट हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y11 के। तो देखो पहले y11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा j22 अपॉन डेल्टा z, और एक आ गया आपके पास y12 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, v2 की वैल्यू क्या है, ये रही आपके पास z12 अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा z माइनस। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास y21 इक्वल टू, तो देखो y21 के साथ क्या है, ये वाला तो ये इसका दे रखा, उल्टा दे रखा, माइनस में z21 अपॉन डेल्टा z और y22 क्या हो जाएगा, ये रहा आपका डेल्टा 11 z11 अपॉन डेल्टा z। तो देखो ये आपके पास रिलेशन आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब देखो वायु पैरामीटर, अगर आप इसको सारणी के रूप में लिखना चाहो, देखो ये रही आपके पास सारणी, ये सारणी तो है। तो देखो अगर यहाँ से अगर अपन लिखना चाहिए तो ये सारी के वहां पे रख दो, इनकी जगह रख दो, और आपको क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो इसको दे दो, आप क्या दे दोगे, समीकरण 13। तो देखो समीकरण 13 से समीकरण 11 और 12 में आप क्या करोगे, मान रखोगे। क्या करोगे भाई, मान रखोगे। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, इस वाले फंक्शन की, और मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे लिख दोगे। तो देखो यहाँ से तो अपन ने निकाल लिया,
यहाँ से तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन सिमिलरली अगर यहाँ से तो ऐसा करना चाहिए, यानी इस वाले पैरामीटर को लेके चले और जेड पैरामीटर वाले ये कांस्टेंट निकालें। जेड पैरामीटर यानी यहाँ y11 है, अगर यहाँ पे z11 होता तो क्या आता, तो देखो z11 होता तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, सेम प्रोसेस है डिटो, तो वो काम आपको खुद को करना है। तो यहाँ से अगर देखो अपन इसकी सारणी बनाना चाहें तो लिखो समीकरण 13 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे आप इसको, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे आप, तो देखो आपके पास एक तो भी पहले पैरामीटर मैट्रिक्स, तो देखो y11 y12 y21 और y22 इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू आई है, वो वैल्यू रखनी है। यहाँ पे क्या वैल्यू आई है, तो देखो ये ना y11 की वैल्यू क्या है, z22 अपॉन डेल्टा z, क्या है भाई, डेल 22 अपॉन डेल्टा z। तो देखो यहाँ पे ये संबंध सही है या गलत है, इसकी जांच करें अपन। तो देखो एक बार इसको रखो ऐसा कैसा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास z22 अपॉन डेल्टा z, और सेकंड क्या है y12 माइनस z12 अपॉन डेल्टा z, थर्ड वाले वैल्यू क्या है माइनस z21 अपॉन डेल्टा z, और थर्ड वाले में क्या है z11 अपॉन डेल्टा z, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, तो ये वैल्यू आपके मैट्रिक्स के बराबर होगी, और ये इन दोनों में रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, रिलेशन कहलाता है। इसको देखो समीकरण 14, और देखो समीकरण 14, समीकरण 14 जेड व वाई पैरामीटर में संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसा ही काम करना है अपने को सेकंड में। क्या करना है, देखो ये किसमें था, अब यहाँ पे क्या करोगे, एच पैरामीटर, ये सेकंड टॉपिक हो गया। जेड तथा एच पैरामीटर में संबंध, जेड तथा एच पैरामीटर में संबंध। तो देखो इसमें आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि जेड प्राचल में, जेड प्राचल में V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, और V2 इक्वल टू क्या होता है Z21 I1 Z22 और I2। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, यही तो पढ़ा होगा आपने। तथा एच प्राचल में, एच प्राचल से, तो देखो एच प्राचल में आपने क्या लिखा था, स्वतंत्र चर क्या लिखा था I1 और V2। तो देखो पहले तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, I2 की वैल्यू आएगी। I2 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा H11 I1 H12 V2, ठीक है, समीकरण 3। और देखो ऐसे ही आपके पास देखो V1 की वैल्यू आएगी H21 I1 H22 और V2, समीकरण 4।
अब देखो यहाँ पे या तो h11 की वैल्यू निकालो या फिर z11 की वैल्यू निकालो, या तो इस वाले को लेके आप ये वाले क्रम z11 की वैल्यू निकालो या फिर z11 वाली मैट्रिक्स निकाल के h11 की वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ चाहिए क्या क्या, देखो सबसे पहले अपने को v2 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए भाई? v2 की वैल्यू। देखो यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो या फिर इससे यहाँ से निकाल सकते हो आप v2 की वैल्यू। वैसे यहाँ पर अगर i1 को आप 0 कर लो तो v2 की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? आसानी से निकल जाएगी। लेकिन ऐसा करोगे क्या? देखिए संभव ऐसा भी है क्या कि यहाँ से देखो यहाँ से i1 और i2, देखो i1 ओनली i1 की वैल्यू चाहिए। तो अगर i2 को 0 करके यहाँ से i1 की वैल्यू निकालें, पहली बात तो यहाँ पर i2 को अगर हम 0 कर लें और i2 को 0 करेंगे तो देखो यहाँ से भी आपके पास i1 की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ से भी आपके पास i1 की वैल्यू हो जाएगी। पहली बात तो ये है। तो देखो यहाँ से i1 की वैल्यू आप निकाल लोगे, लेकिन फिर आपको किसकी चाहिए? v2 की वैल्यू चाहिए। तो v2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? v2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? या फिर देखो इस वाले समीकरण से आप i1 की वैल्यू निकाल के इस वाले समीकरण में रख दोगे, इस वाले समीकरण में रख दोगे, जिससे कि आपका देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो वैल्यू निकालोगे, इसको इधर भेजोगे, इधर भेजने के बाद आप z11 का भाग दोगे, z11 का भाग दोगे। लेकिन भाग देने के बाद क्या ऐसा रिजल्ट आ जाएगा जो संभवतः अपना सारणी के रूप में बन जाए। तो अब अपन इसके बारे में आगे जानकारी देंगे आपको। लेकिन सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि अपन करें क्या। तो देखो समीकरण यहाँ से ले लेते हैं अपन, इस वाले समीकरण से अपने को क्या निकालना है? h11 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो समीकरण है, समीकरण है 3 से। सबसे पहली बात समीकरण है 3 में, समीकरण है 3 में आपको किसकी चाहिए? i1 की वैल्यू चाहिए। यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए एक बार क्या होता है, v2 = 0 हो तो देखो v2 = 0 होगा। देखो i2 क्या हो जाएगा? h11 i1 क्या हो जाएगा? h11 i1 और प्लस क्या हो जाएगा? 0। देखो 0 को काट देते हैं यहीं पे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से अगर आप h11 की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगी? i2/i1 ये हो गया समीकरण i2/i1। ऐसे ही देखो यहाँ से भी निकालोगे, अगर इसमें भी आप क्या करोगे? v2 = 0 रखोगे तो h21 की वैल्यू क्या आएगी? v1/i1 क्या आएगी? v1/i1, जिससे कि क्या होगा? ठीक है क्या भाई? एक में देखो, एक में तो आ रहा है v और i का फंक्शन और एक में ओनली आ रहा है आपके पास किसका फंक्शन? ओनली i का फंक्शन। यानी एक में तो वोल्ट का और धारा का अनुपात आ रहा है, लेकिन एक में आपके पास क्या आ रहा है? ओनली आपके पास आ रहा है क्या? धारा। तो देखो अपन आगे चलते हैं, ठीक है। समीकरण 4 में v2 = 0 रखने पर, v2 = 0 रखने पर यहाँ पे देखो अगर आप 0 रखोगे, देखो v2 = 0 ये रहा आपके पास, v2 = 0 रखोगे, यहाँ v11 = क्या होगा? h21 और यहाँ पे क्या है? i1 और ये आगे आपका क्या हो जाएगा? 0। तो देखो h21 की वैल्यू क्या आएगी? v1/i1। समीकरण 6, समीकरण 6। तो देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू है? v1/i1। तो देखो यहाँ पर अगर v1/i1 बनाना चाहे तो क्या बन सकती है क्या? एक बार आप इस चीज को सोच के देखो, एक बार इसको देखो। देख लिया होगा आपने। देखो अपन बात करते हैं, अब देखो v2 = 0 इन दोनों में रख दिया आपने। अगर देखो यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 0 रखें तो अपने पास रिजल्ट क्या आता है?
यहाँ पे अगर अपन 0 रखें तो देखो देखो समीकरण 6 हो गया, ये तो समीकरण 6। अब आगे देखो समीकरण 2 में v2 इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ v2 इक्वल टू 0 रखोगे तो ये देखो समीकरण 2 आपके पास ये है, तो देखो v2 इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ 0 और ये क्या हो जाएगा z11 i1 प्लस z12 और क्या हो जाएगा z12 होगा ये 21 है और ये 22 है और i2, ठीक है। यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है। अगर अपन यहाँ से देखें तो i1 अपॉन i2 की वैल्यू तो अपन यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, i1 अपॉन i2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करो इसको इधर भेज दो, एक किसी भी पार्ट में, तो देखो एक ले आओ इधर z21 i1 माइनस z22 i2, यहाँ अपने पास क्या है i2 अपॉन i1 है, तो इसको इधर भेज दो, इस वाले पार्ट को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा i2 अपॉन i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को देखो ये वाला पार्ट इधर आएगा तो z21 अपॉन z22 और माइनस आएगा इसके साथ, ठीक। इसको दे दो समीकरण 7, समीकरण 7, ठीक है, पहली बात आ गई। अब देखो i12 अपॉन i1 ये h11 की वैल्यू है, तो h11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऐसे ही अपने को हर चीज की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे सारी चीजें देखें तो देखो समीकरण 5 व 7 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करके देखो ये i1 ये किसके बराबर है h11 के, तो h11 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस z21 अपॉन z22, समीकरण 8। दोबारा देखो ये आपके पास किसमें है z पैरामीटर, ये किसमें है h पैरामीटर की दो इक्वेशन, तो अपन ने कहा कि समीकरण 2, 3, 4 में v2 इक्वल टू 0 रखा है, क्या 3, 4, 2 अपन ने उल्टा कर दिया, आप ऐसे भी लिख सकते समीकरण 2, 3, 4 में v2 इक्वल टू 0 रखने पर, क्या करने पर v2 इक्वल टू 0 रखने पर, तो देखो v2 इक्वल टू 0 रखोगे। अब ऐसा ही काम आपको क्या करना है, देखो समीकरण i2 आपको क्या करना है i1 इक्वल टू क्या करना है 0 करना है, तो देखो अगर i1 आप 0 करोगे तो v1 अपॉन i2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा v1 अपॉन i2। तो देखो जबकि अपने पास यहाँ पे है क्या, जबकि अपने पास यहाँ पे है क्या v1 अपॉन i1, तो देखो अपन इसमें v1 अपॉन i1 यहाँ से निकाल सकते हैं, तो v1 अपॉन i1 यहाँ से निकाल सकते हैं, और देखो v1 अपॉन i1 यहाँ से निकल सकता है, क्या कोई ऐसी टर्म है तो देखो यहाँ से निकल सकता है, तो देखो इस वाली टर्म में समीकरण 4 में अपन v2 इक्वल टू 0 रखा, तो देखो हो रहा है, ये तो रख भी दिया अपन ने, तो देखो अगर अपन यहाँ पे करें तो लिखो आगे क्या लिखोगे, समीकरण 1 में i2 इक्वल टू 0 रखने पर, और देखो ये i2 0 क्या होता है आपने पढ़ा होगा शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, यानी i2 इक्वल टू 0 यानी आपके पास एक ऐसा स्रोत है जिसमें पहले 2 वोल्ट का स्रोत है, तो 2 में से एक को हटा दिया, यानी एक आपका ओपन कर दिया गया बिल्कुल, और एक होता है शॉर्ट यानी उसको सर्किट को हटा के वहां से जोड़ना, शॉर्ट करना, वो अलग चीज होती है। i2 इक्वल टू 0 हो गया, यानी दूसरे सर्किट में आपके पास कोई धारा नहीं है, यानी ओपन सर्किट है। देखो i2 इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ पे, देखो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास z11 और i1, z11 और i1, तो यहाँ से z11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, z11 की वैल्यू क्या आ जाएगी v1 अपॉन
I1 क्या हो जाएगी V1 अपॉन I1। और देखो इसको दे दो समीकरण 9, समीकरण 9। तो देखो समीकरण 6 में 9 से कितने 6 और 9 से देखो आपके पास ZH21 की वैल्यू क्या आ जाएगी Z11 क्या आ जाएगी Z11। ये आपके पास आ गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहां से करते थे क्योंकि एक क्वेश्चन तो अपने को चाहिए। देख आगे चलना है। कितने समीकरण हो गए? इसको दे देना समीकरण 10 लास्ट। समीकरण 10 हो गए, यानी अपन ने क्या निकाल लिया Z11 और Z21 की वैल्यू निकाल ली, H11 और H12 की वैल्यू। अब आपको किसकी निकालनी है? दो पैरामीटर और बच गए। यदि आपने इन दोनों की वैल्यू निकाली है, अभी तो क्या निकाली है? इन दोनों की वैल्यू निकाली है V2 को 0 मानकर। क्या V2 को 0 मानकर अगर अपन अब क्या करें I1 को 0 मान ले। क्या करें I1 को 0। देखो यहां पे लिखो समीकरण 3, 4 में I1 इक्वल टू 0 रखने I1 इक्वल टू 0 रखोगे तो देखो आपके पास आ क्या रहा है I2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा H11 और ये 0 है इसके साथ में, और ये क्या हो जाएगा H12 और V2। अगर यहाँ से अपन देखना चाहे तो ये आ क्या रहा है टोटल, ये तो क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या ओनली H12 V2। ठीक है, H12 V2 तो अगर यहाँ से अपन निकालना है तो H12 की वैल्यू क्या आ जाएगी I2 अपॉन V2। क्या आ जाएगी I2 अपॉन V2। तो ये हो गया समीकरण 11। समीकरण 11। इसी प्रकार आपको देखो पहले तो आपने इसमें रखा, अब इसमें रखो। तो देखो V1 इक्वल टू क्या है, ये तो पार्ट आपके पास 0 हो जाएगा। पहला पार्ट देखो आपके पास H21 I1 0 प्लस H22 और ये क्या हो जाएगा V2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहिए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी H22 की वैल्यू V1 अपॉन V2। समीकरण 12। समीकरण 12। अब देखो आपको चाहिए क्या है, यहाँ से तो V1 V2 के देखो एक तो V1 V2 का फंक्शन चाहिए। तो V1 V2 का फंक्शन देखो अगर आप निकालना चाहो देखो यहाँ से ही निकल सकता है, यहाँ से तो आपने निकाल लिया, लेकिन अब H22 की वैल्यू निकलेगी कैसे V1 अपॉन V2। देखो यहाँ से तो I1 I2 की वैल्यू है। तो देखो सबसे पहली बात अब अपने को निकालना है H22 की। तो देखो अब सबसे पहले अगर अपन इसमें बात करें तो देखो आपको पहले क्या चाहिए I2 अपॉन V2। देखो अपन यहाँ पे समीकरण 2 में अगर I1 इक्वल टू 0 रखे तो लिखो समीकरण 2 में I1 इक्वल टू 0 रखे। ठीक है, I1 0 रखो तो देखो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 0 तो ये 0 बचा क्या आपके पास Z22 और I2। Z22
आपको चाहिए क्या I2 अपॉन V2, तो ये आपके पास क्या आएगा I2 अपॉन V2 आप निकालोगे तो ये वाला तो इधर आएगा तो 1 अपॉन Z22, ये हो गया समीकरण 13। समीकरण 13। तो देखो अब आपको निकालना क्या है, एक पार्ट बचा ओनली Z22, ये कोई बता सकता है कैसे निकालोगे? तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V1 अपॉन V2 यानी ओनली वोल्टाओं का ये अनुपात है। देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो अगर इसमें अपन क्या करें V2 का भाग दें, V2 का इन दोनों का देखो एक दूसरे में भाग दें तो भी आपके पास वैल्यू नहीं आएगी। तो इसके लिए करें क्या, तो देखो अब जस्ट जो आपके पास आगे टॉपिक आएगा तो इसमें देख लेते हैं अपन। तो एक बार आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लो।